अस्सलाम। आज का जो टॉपिक है ना वो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारे पास एक हीमोग्लोबिनोपैथीज में से एक डिसऑर्डर है और ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है। जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है उसमें आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, उसमें अमाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें बर्न ही अब नॉर्मल रही होती है। अच्छा ठीक है, थैलेसीमिया में हमें पहले पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसमें मेनली हमारे पास चार चेन्स होती हैं, चार ग्लोबिन चेन होती हैं। दो अल्फ़ा होती हैं और दो ही हमारे पास बीटा होती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ HbA की। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मली होता है, वैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F। जो हमारे पास होता है ना A, वो होता है 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन। जो हमारे पास होता है A2, उसमें होता है 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा। और जो F होता है ना, उसमें अल्फ़ा 2 और हमारे पास दो चेन होती हैं गामा की। अच्छा, तो हमारे पास इसमें बेसिकली थैलेसीमिया में क्या होता है कि या तो इसमें ये होगा कि हमारे पास कम होगी कोई चेन, या फिर हमारे पास वो टोटली एब्सेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फ़ा थैलेसीमिया की बात करते हैं, बीटा ग्लोबिना जो चेन होती है ना उनका प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या होगा कि अल्फ़ा चेन का कोई भी प्रॉब्लम होगा। और अल्फ़ा चेन में हमारे पास जो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास अल्फ़ा चेन की ना 4 जीन्स होती हैं क्रोमोसोमल 16 पे। तो हमारे पास एक क्रोमोसोम आएगा मदर से और एक आएगा फादर से। तो दो जीन ऑन ईच क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट होंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन के कितनी अमाउंट की जीन एब्सेंट है, उसके बिना पे हम इसके अल्फ़ा थैलेसीमिया को क्लासीफाई करते हैं। बीटा थैलेसीमिया की बेसिकली एक ही जीन होती है। और हम इनको ना, एक बात आएगी, मैं अभी आपको टेबल करवाती हूँ। अगर तो पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव साइन है, अल्फ़ा के ऊपर है या बीटा के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि चेन बन रही है लेकिन उसकी अमाउंट क्या है, कम है। लेकिन अगर अल्फ़ा नोट है या बीटा नोट है तो इसका मतलब है कि वो चेन टोटली एब्सेंट है। ठीक है, और ये मैं अभी आपको जनरल सा ओवरव्यू दे रही हूँ। दूसरी बात ये है कि इफ़ वी आर डिस्कसिंग द अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड लेट्स सपोज देयर इज़ नो अल्फ़ा चेन इन द RBC और इन दैट स्पेसिफिक पेशेंट, तो क्या होगा कि अल्फ़ा तो चेन नहीं है, बट उस केस में क्या होगा कि बीटा चेन विल ओवर ग्रो, बीटा चेन ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनका जो अमाउंट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है टेट्रामर होता है। ठीक है, मतलब दो अल्फ़ा चेन है वो हमारे पास बाइंड की हुई हैं, दो बीटा चेन से, या दो कोई भी जो है। बेसिकली जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है ना 97% वो HbA होता है। तो हमारे पास क्या है कि टेट्रामर है। अगर हमारे पास A टोटली अल्फ़ा जो है वो टोटली एब्सेंट है, तो हमारे पास बीटा चेन ही क्या करेगी कि आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके टेट्रामर बना देगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होगा कि बीटा ओवर प्रोड्यूस हुई और ये प्रेसिपिटेट कर जाती हैं इनसाइड द RBC, प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बीटा थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि अल्फ़ा चेन ओवर ग्रो करेगी और वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी और वो अपना टेट्रामर बना लेगी। ये था एक जनरल सा ओवरव्यू। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बुक से। तो इस पैराग्राफ में यही है कि हमारे पास दो नॉर्मल चेन होती हैं, दो अल्फ़ा होती हैं, दो बीटा होती हैं। और वो थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है चेन में और वो कम बन रही होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेसिपिटेशन होती है ना, ये हमारे पास डैमेज करती है RBC की मेम्ब्रेन को। और जब RBC की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है ना, तो हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए थैलेसीमिया हमारे पास इंक्लूड होता है हिमोलिटिक अनीमिया में। ठीक है, अगर एनीमिया के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाए। उसके बाद पैथोजेनेसिस में मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया। और वही बात है कि दो अल्फ़ा चेन है, दो बीटा चेन है। जो अल्फ़ा चेन है वो हमारे पास इनकोड होती हैं अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स होती हैं, और बीटा चेन हमारे पास बीटा जीन होती है। ठीक है, तो उनमें कोई भी म्यूटेशन आ जाती है तो या तो वो एब्सेंट हो जाएगी या इफेक्टेड हो जाएगी। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया की क्योंकि जीन एक ही होती है तो इसकी ना 3 क्लासिफिकेशन होती है। बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, सबसे पहले मेजर की बात करते हैं। मेजर में क्या होता है कि हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन होगी। और मेजर ये है कि हमारे पास टोटली जो होता है ना, अगर मैं एक जनरल सी बात बताऊँ, माइनर से अगर मेजर की तरफ आए, चले ऐसे करते हैं। तो माइनर में क्या होगा कि एक जीन उसमें नॉर्मल है, बी विदाउट एनी साइन, तो ये इंडिकेट करिए कि बीटा एक जो चेन है ना ग्लोबिन वो नॉर्मल है। ठीक है, तो एक इफेक्टिव है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो क्या होगा कि वो बंदा नॉर्मल होगा, उसमें माइल्ड साइन सिम्टम आ सकते हैं लेकिन मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक होते हैं।
इंटरमीडिया में क्या होगा, इंटरमीडिया में ये होगा कि उसमें अभी भी बी पॉजिटिव आ रहा है और बी जो नॉट है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, और उसमें एक जीन अभी भी नॉर्मल है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास से यहाँ तो दोनों वो अफेक्टेड हैं, लेकिन स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग द इनफ अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो उसमें अनीमिया होगा, लेकिन उसकी इतनी सीवियर साइन एंड सिम्टम नहीं होगी, मॉडरेटली अनीमिया होगा और हाइपोक्रोमिया होगा, ठीक है। अब जो मेजर है ना, मेजर में क्या होता है कि यहाँ दोनों बाजुकात होता है कि वैसे मेजर में यही कहते हैं कि दोनों बीटा चेन ना है ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि दोनों हों लेकिन वो इफेक्टेड ही हों। मेन यही है कि हमारे पास होती नहीं है। और मेजर में ये है कि सीवियर एनीमिया हो जाता है, और मेजर को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया भी कहते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जब मेजर होता है ना, तो मेजर का मतलब ये है कि उसमें बीटा चेन, अगर आप फॉर एग्जांपल हमने ले लिया केस कि उसमें बिल्कुल भी है नहीं, तो उसमें क्या होगा कि अल्फ़ा प्रेसिपिटेशन होगी, अल्फ़ा चेन ओवर ग्रो करेगी, और वो हमारे पास क्या करेगी कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो गई है, तो क्या होगा कि इंक्रीज़ हीमोलिसिस होगी। इंक्रीज़ हीमोलिसिस की वजह से क्या होगा कि हमारे पास अनीमिया हो जाएगा। तो अनीमिया सीवियर अनीमिया होता है, और इतना ज़्यादा अनीमिया होता है कि वो कंपेटेबल नहीं होता विद लाइफ, तो इस पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। जबकि जो हमारे पास माइनर है ना, उसमें तो खैर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आते, वो कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ गुजारता है। इंटरमीडिएट में ये होता है कि उसको माइल्ड अनीमिया हो सकता है, माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर भी हो सकता है, लेकिन उसको ना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हमारे पास नहीं पड़ती इतनी। अब जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है ना, एक तो ये है कि वो अनीमिक है, उसमें अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि उनमें ना जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है ना, तो आयरन का लेवल ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीमोलिसिस हुई जा रही है, और साथ में क्या है कि ट्रांसफ्यूज ब्लड में भी आयरन है, तो आयरन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आगे नेक्स्ट भी डिटेल से बात करेंगे, एक जनरल सी बात बताइए। तो इसके 3 क्लासिफिकेशन है, मेजर हो सकता है, इंटरमीडिएट और माइनर हो सकता है, ठीक है। माइनर क्या है, ये सिम्टोमेटिक होता है। मेजर मॉडरेट क्या है, मॉडरेट सीवियर एनीमिया हो सकता है, लेकिन उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मेजर है ना, मेजर थैलेसीमिया, ये सीवियर होता है, इसमें हमारे पास बार बार उसको ब्लड देना पड़ता है। अब जो अल्फ़ा थैलेसीमिया थी, मैंने आपको कहा था कि अल्फ़ा की 4 जीन्स होती हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द एब्सेंस ऑफ द जीन, तो हम इसकी 4 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है साइलेंट कैरियर, एक अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट है, और HPH डिजीज़ है, और हाइड्रोप्स फिटेलिस है। जो साइलेंट कैरियर है ना, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक जीन एब्सेंट होती है, अल्फ़ा एक जीन एब्सेंट है और 3 प्रेजेंट है, तो वो ना मतलब इनफ अमाउंट ऑफ द अल्फ़ा चेन बना रहा है, और बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई भी रेड सेल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। जो ट्रेट है ना, वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ही है, लेकिन क्या है कि वो आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसमें ना कोई साइन एंड सिम्टम ऐसे सीवियर नहीं आते, और इसको हम रिजेंबल कर लेते हैं विद द बीटा थैलेसीमिया माइनर के साथ। HPH डिजीज़ में क्या होता है कि अब यहाँ पे सीवियरिटी स्टार्ट हो जाती है। अब हम अल्फ़ा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया, तो इसमें क्या होता है कि HPH में क्या होता है कि 3 जीन्स जो हैं अल्फ़ा वो एब्सेंट हो गई हैं, अब सिर्फ एक अल्फ़ा जीन जो है वो नॉर्मल है। अब इसमें ये होता है कि बीटा जो चेन होती है ना, वो ओवर ग्रो करेगी। वही है कि जैसे बीटा में थैलेसीमिया में अल्फ़ा ओवर ग्रो करी थी, तो बीटा चेन ओवर ग्रो करेगी और बीटा टेट्रामर बनता है, इसको कहते हैं HPH डिजीज़, ठीक है। अब HPH बन गया, जिसमें RBC में क्या है कि बीटा टेट्रामर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रोप्स फर्टेलिस। हाइड्रोप्स फर्टेलिस ये कंडीशन है जिसमें कोई भी अल्फ़ा जीन अब है नहीं, तो अल्फ़ा चेन बिल्कुल भी नहीं है, और ये हमारे पास बिल्कुल लीथल होती है, और इन यूट्रो हमारे पास क्या होता है कि फीटस की ना डेथ वगैरह हो जाती है, क्योंकि अल्फ़ा कंपोनेंट जो है वो तो इन ईच टाइप ऑफ द HP है, वेदर इट इज़ HPA, HPA2 एंड HPF, क्योंकि अल्फ़ा तो कॉमन है सब में, किसी में बस बीटा 2 चेन आ रही है, किसी में गामा आ रही है, और किसी में डेल्टा आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो इन यूट्रो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। जो पहली दो में ये सिम्टोमेटिक है, और HPH क्या है, वो मॉडरेट जो अनीमिया होता है ना, इंटरमीडिएट बीटा थैलेसीमिया, उससे रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हाइड्रोप्स फर्टेलिस है, वो तो यही है ना कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो रीडिंग है ना सारी, वो मैंने आपको, वो टेबल ही था, मैंने आपको बता दी है। ये यहाँ से आपने एक दफ़ा फिर से इसको रीड कर लेना है, बीटा थैलेसीमिया।
तो बेसिकली वो उसने थ्योरी लिखी हुई है। उसके बाद ये म्यूटेशन आ जाती है कि विच टाइप ऑफ द म्यूटेशन कैन लेड टू द बीटा थैलेसीमिया। तो म्यूटेशन जो हमने वैसे थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है वही जनरल सी म्यूटेशन होती है, या RNA स्प्लाइसिंग हो सकता है, और बीटा ग्लोबिन चेन प्रमोटर रीजन पे कोई म्यूटेशन वगैरह हो गया जिसकी वजह से उसकी ट्रांसक्रिप्शन ही डिक्रीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। या कोडिंग रीजन पे होगी तो ट्रांसलेशन ही होगी, अल्टीमेटली ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अच्छा ये मैं आपको ना एंड पे बताती हूँ कि अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया की ना जो हमारे पास लैब रिपोर्ट्स आएंगी ना वो कैसी होंगी, ठीक है। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया का मैंने जनरल सा बता दिया कि उसके कौन से टाइप्स हैं। तो इस पैराग्राफ में और इसमें ये सारा वही टेबल ही एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इन दोनों में फिर होगा क्या। जो बीटा थैलेसीमिया होता है ना, बीटा थैलेसीमिया, उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास HbA जो है ना वो कम हो जाएगा, लेकिन HbF जो होगा वो ज़्यादा होगा, और HbA2 भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ तो नॉर्मल होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, मतलब कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बीटा चेन इसमें थी ना, इसमें बीटा चेन है ना इसमें चेन है, तो कंपनसेटरी क्या होगा कि ये दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया होती है ना, इसकी साइन एंड सिम्टम ना हमारे पास चाहे मेजर है माइनर है, मेजर की बात करते हैं मेनली, तो वो अपीयर नहीं होती विद इन द 6 मंथ आफ्टर द बर्थ। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि HbF में हमारे पास बीटा चेन नहीं है, और जो HbF है ना वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, ये परसिस्ट करता है फॉर 5 to 6 मंथ आफ्टर द बर्थ। उसके बाद हमारे पास HbA बनना स्टार्ट होता है, कि मतलब जो बीटा चेन होती है ना, सॉरी जो इसमें गामा चेन है ना HbF में, वो बीटा चेन में कन्वर्ट होना शुरू होती है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर ना इसकी थोड़ी सी साइन एंड सिम्टम जो मेजर है उसकी अपीयर होना स्टार्ट होती है, उससे पहले उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये देखें कि डिफेक्टिव बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा कि हमारे पास इनएडिक्वेट HbA फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेरिफेरल स्मीयर होगा ना माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक RBC होंगे, और हमारे पास अल्फा ग्लोबिन चेन ओवर प्रोड्यूस होगा जो कि टॉक्सिक प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो हमारे पास डैमेज करेगा मेम्ब्रेन को, और हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगी कि हिमोलाइसिस होगी। और ये हमारे पास थ्राइड प्रिकर्सर जो एरिथ्रोब्लास्ट है उनमें भी यही होगा कि अल्फा चेन ओवर प्रोड्यूस करेगी और वो उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एरिथ्रोब्लास्ट की अपोप्टोसिस हो जाएगी विद इन द बोन मैरो। इसको कहते हैं इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ठीक है। उसके बाद आयरन ओवरलोड होगा ड्यू टू द इंक्रीज हिमोलाइसिस, और यही चीज़ें थी, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आ जाएं। डायग्राम हमारे पास बहुत अच्छी एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे, ठीक है। जो बीटा थैलेसीमिया होगा इनसॉल्युबल अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट जो होंगे वो प्रेसिपिटेट करेंगे। अच्छा जो अल्फा थैलेसीमिया ना उसमें बीटा ग्लोबिन चेन प्रेसिपिटेट तो करेंगी, जैसे मैंने कहा HbH है, ठीक है, बीटा टेट्रामर बने, लेकिन उनकी जो प्रेसिपिटेशन होती है ना वो लेस लीथल होती है फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ RBC देन द अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट। तो उसमें हिमोलाइसिस जो होती है ना वो लेस प्रोनाउंस्ड होती है देन इन द बीटा थैलेसीमिया ड्यू टू द अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट। तो अब ये HbA जो है ठीक है, इसमें ग्लोबिन जो एग्रीगेट बन गया। अब हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा कि जब एक तरफ हिमोलाइसिस ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास जो इथ्रोपोइसिस के सेंटर हैं वो भी क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ताकि हमारे पास इंक्रीज RBC की प्रोडक्शन भी हो। लेकिन होता क्या है कि अब नॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट वही एग्रीगेट्स है ना, तो वो उसको भी इफेक्ट करते हैं और वो विद इन द बोन मैरो वो अपोप्टोसिस उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ज़्यादा वर्कलोड की वजह से क्या होगा कि हमारे पास स्केलेटल अबनॉर्मेलिटीज़ भी आती हैं। ये एक्स्ट्रा मेडलरी और जो मेडलरी स्पेसिस होती हैं ना, ये मतलब बोन मैरो की, ये हमारे पास इनकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और ये बढ़ जाएंगी। और क्या होगा कि एक्स्ट्रा मेडलरी जो एरिथ्रोपोइटिक सेंटर है ना, जैसे स्प्लीन लीवर वगैरह, तो उनकी भी क्या होगी कि हाइपरट्रॉफी होगी पहले, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, और मौत एरिथ्रोब्लास्ट डाई इन द बोन मैरो ड्यू टू द अल्फा ग्लोबिन प्रेसिपिटेट। दूसरा क्या होगा कि डिमिनिश्ड रेड सेल प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो पेरिफेरल हमें नजर आएंगे ना वो अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट तो उनमें हुआ है, लेकिन क्या है कि हाइपरक्रोमिक रेड सेल है क्योंकि HP कम है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होगी इस एग्रीगेट की वजह से, जिसमें क्या होगा कि स्प्लीन में से जब वो गुजरेंगे ना तो उनकी हेमोलिसिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दोनों जो फैक्टर आएंगे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, दोनों फैक्टर क्या कहें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनीमिया में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि नॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मल RBC बनने थे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे पास ये सेंटर तो एक्टिवेट है क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट क्या हो रही है कि उसमें हेमोलिसिस हो रही है, तो जो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं
फेरोन कहते हैं उसे, ठीक है। वो क्या करता है, एरिथ्रोफेरोन जो होता है ना, ये इनहिबिट कर देता है हेप्साइडिन की जो प्रोडक्शन होती है ना, उसको इनहिबिट कर देता है हेप्साइडिन की रिलीज को फ्रॉम द लीवर। हेप्साइडिन क्या करता है, मेनली हमारे पास इनहिबिट करता है ताकि जो डाइट्री आयरन है ना, कम से कम वो रीअब्जॉर्ब ना हो फ्रॉम द जीआईटी। लेकिन क्या है कि जब हेप्साइडिन की रिलीज़ कम हो गई है तो हमारे पास हमने जो डाइट वगैरह में भी आयरन था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा, और ऑलरेडी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो रही है, तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे कि उसमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। अब जब आयरन ओवरलोड होता है ना, तो इसकी सेपरेट कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आयरन हमारे पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा हार्ट, लीवर में, और हार्ट में, लीवर में, और जो हमारे पास भी एंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं ना, सब में, तो उनके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो उसकी भी डिजीज़ आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास स्केलेटन एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं, क्योंकि उनमें मेडलरी एक्सपेंशन हो रहा है एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि बोन्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी, और उनकी जो टेंडेंसी टू फ्रैक्चर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ है कि हमारे पास ना एक्सरे पे हेयर नज़र आते हैं, हेयर ऑन एंड अपेयरेंस ऑफ द एक्सरे, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाती है, ठीक है, बोसिंग ऑफ द स्कल होता है। और ये चीज़ें थी, इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप लोग इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा बुक से। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने साथ साथ एक्सप्लेन वैसे कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे पास जो ये थैलेसीमिया है, इसमें जो एक मेन चीज़ है ना, जो कॉमन है बीटा है और अल्फ़ा थैलेसीमिया, वो ये है कि हमारे पास जो नज़र आते हैं ना आरबीसी, तो वो पेरिफेरल स्मीयर में वो ये होता है कि माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनका ये माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक शेप उनकी नॉर्मल होती है। और टारगेट सेल नज़र आते हैं। टारगेट सेल बेसिकली ये होते हैं कि वो सेल जिनकी ना इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एन आइसोसाइटोसिस भी हो सकती है, किलोसाइटोसिस भी हो सकती है, ये एडिशनल है इससे, ठीक है। मेन यही है कि हमारे पास हमें क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेपेटोसेप्लिनोमेगाली हुई होगी, वाई बिकॉज दे हैव टू मोर वर्क ड्यू टू द कंपनसेटिव मैकेनिज्म। वो मैंने जो बोन वाली पीछे बात की ना, और डायग्राम में के बताया कि एक्स्ट्रामेडुलरी जो हेमाटोपोइटिक सेंटर है वो भी आरबीसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से वर्क डन जो वर्क है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से वो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो क्योंकि इंटरमेडुलरी स्पेसेस होंगे वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनको बार बार क्या करना पड़ रहा है कि आरबीसी को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो वो इन्वेट करेंगे कॉर्टेक्स को, बोन्स वीक हो जाएंगे, ऑस्टियोप्रोसिस होगी, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। कैक्सिया क्या होता है कि हमारे पास ना जब ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी तो वो क्या करें कि एरिथ्रोब्लास्ट इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस मेनली होती है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया में, क्योंकि अल्फा प्रेसिपिटेट मैंने कहा है आपको कि मेजरली वो डैमेज करते हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन को। बीटा ग्लोबिन चाहे प्रेसिपिटेट हो भी जाए ना, लेकिन वो इतना ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं कॉज करते ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। तो क्या करेंगे कि इनफेक्टिव तो हो रही है, लेकिन क्या होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स तो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट वीक वगैरह होना शुरू हो जाएगा, उसका वेट लॉस वगैरह होगा, तो कंडीशन रिजेंबल करती है। मेनली क्या कैसे होता है कि हमारे पास कैंसर पेशेंट में होता है। उसके बाद आयरन ओवरलोड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें हीमोसिड्रोसिस हो सकती है, और उसमें आयरन ओवरलोड की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया ना, तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। क्लिनिकल फीचर्स वही हैं कि उसको अनीमिया वगैरह होगा, और क्या होगा कि उसकी हेपेटोसेप्लिनोमेगाली और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं इफ़ इट इज़ अ बीटा थैलेसीमिया मेजर। माइनर और इंटरमीडिएट में इतना नहीं होता, अल्फा थैलेसीमिया में भी इतनी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ नहीं आती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर है ना, यही 2-3 ही है मेजर, बस उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेजर है ना उसमें ये सिम्टम्स आते हैं, जो माइनर और मॉडरेट होते हैं ना उसमें नहीं आते। एरिथ्रोफेरोन वाली बात मैंने आपको बता दी कि वो हमारे पास क्या करता है कि हेप्साइडिन की जो रिलीज़ है उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आयरन जो होता है वो गट से भी एब्जॉर्ब करना शुरू होता है, और हमारे पास क्या होता है कि आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट और लिवर वगैरह हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, डिसफंक्शन, कार्डियक डिसफंक्शन फ्रॉम द सेकेंडरी हीमोक्रोमाटोसिस, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। डायग्नोसिस कैसे आता है? डायग्नोसिस में हम वही कि हम पहले सीबीसी रिपोर्ट करवाएंगे, और उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवा सकते हैं, और रेटिकुलोसाइट काउंट। सीबीसी में हमारे पास क्या होगा कि एचपी कम होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और पेरिफेरल स्मीयर मैंने आपको बता दिया कि वो कैसा होगा कि हमारे पास क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया वगैरह होगा। उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो इंक्रीज़ होगा। डीएनए एनालिसिस भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें हमारे पास HbA का लेवल डिक्रीज़ होगा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, वेदर इट इज़ अल्फा थैलेसीमिया और बीटा।
और HbF का लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है और HbA2 का लेवल यहाँ तो नॉर्मल होगा या इंक्रीज़ किया होगा, ठीक है। उसके बाद HbH क्या होगा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा कि HbH जो होता है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि बीटा B4 जो होती है ना टेट्रामर बन जाती है, क्योंकि अल्फ़ा चेन टोटली एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आएगी। और अल्फ़ा थैलेसीमिया में हमारे पास HbA2 का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ किया होता है। तो इसमें यही बातें थी, जनरल सी बातें आपको पता होना चाहिए कि HbA का लेवल कम होगा और HbF का लेवल ज़्यादा होगा और HbA2 का लेवल या तो नॉर्मल होगा या हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मेन ये बात है कि ये कम है और ये ज़्यादा है दोनों में। और पेरिफेरल स्मीयर कैसा था, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, बस इसको इकट्ठा करके लिख लिया है। साथ के डायग्राम अगर आप कर लें और आपको ये टेबल कर लें तो पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।